डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू साइकाट्रिक नर्सिंग। और आज हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसमें हमने डिस्कस किया है मेंटल हेल्थ की डिफिनीशन। इसके बाद वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे पास ये शो करते हैं कि ये पर्सन मेंटली हेल्थी है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस की हैं, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज डिस्कस करेंगे डिफरेंट, कि किस तरह हमारे पास साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होती है। इसी के साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को। अब हमारे पास है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स कि उनका मेंटल हेल्थ में क्या रोल है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉड साइको एनालिटिकल थ्योरी। सिगमंड फ्रॉड जो कि हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, उसकी जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, तो उसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस हमारा वो लेवल होता है, हमारे वो करेक्टरिस्टिक कि जब हम किसी एक्शन से 100% अवेयर होते हैं, वो हमारे अंडर कंट्रोल होता है। सही है। जिस तरह क्या है कि अब मेरे पास जो है 2-3 पेशेंट हैं, अब मैं उनकी केयर कर रहा हूं, तो अब उनकी केयर मैं कॉन्शियसली कर रहा हूं। मतलब उनको मैं मेडिसिन देता हूं, मैंने कॉन्शियसली फुली अवेयर होना है कि ये मेडिसिन मैं उसको दे रहा हूं, इस मेडिसिन का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कितनी मेडिसिन देनी है। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, कि आप एक चीज़ से अवेयर होते हो, मेंटली आप एक चीज़ से आपको पता होता है। दूसरा क्या है? प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस क्या है कि एक चीज़ से आप अवेयर होते हो, लेकिन आप उस चीज़ पे बिला ज़रूरत या ज़रूरत के बगैर आप उस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। इसको कहते हैं प्री कॉन्शियसनेस। मैं आपको मिसाल दूं, आपके साथ वार्ड में 12 पेशेंट हैं और 3 स्टाफ हैं, तो हर एक स्टाफ के हिस्से में 4-4 पेशेंट जो उन्होंने उन पेशेंट की केयर करनी है, उनका काम करना है। अब आपके जो अपने पेशेंट है, तो आप अपने पेशेंट से तो कॉन्शियसली हैं उनके बारे में, उनकी केयर के बारे में, लेकिन आपके जो दूसरे जो कोलीग के पेशेंट है, आप उसके बारे में भी प्री कॉन्शियस है। मतलब ये कि आपको उसके बारे में भी पता होता है, अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, डायरेक्ट आप उसके पास जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो प्री कॉन्शियस ये होता है कि एक चीज़ हमारे जहन में होती है, एक चीज़ से अवेयर हम होते हैं, लेकिन जब ज़रूरत आती है तब हम तवज्जो देते हैं, ज़रूरत से पहले हम उस चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं करते। तो इसको कहते हैं प्री कॉन्शियस। मतलब ये स्टेज है कॉन्शियसनेस से पहले। समझिए। और इसके बाद जो थर्ड है वो है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या है? देखो, बहुत सी चीज़ें हमारे लाइफ में जो हम अनकॉन्शियसली करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे का लॉस हो जाए, वो चाहे कितना ही अमीर ना हो, लेकिन एक टाइम तक वो उसके क्या होगा, सैड रहेगा, खफा रहेगा, जो है वो परेशान होगा उस चीज़ के बारे में, क्योंकि जो हमारे पास सैडनेस वगैरह ये लॉस के साथ कनेक्ट है। इसके बाद जितना भी बड़ा खुशी का मौका है, आप जितने भी सीरियस हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आप क्या हो जाते, उस टाइम पे आप खुश होते हो। तो इसको कहते हैं अनकॉन्शियस। वो चीज़ें, वो एक्शन, वो ट्रेड जो क्या होते हैं, जिससे हम जो है इनवॉलेंटरी उनको परफॉर्म करते हैं, तो इसको कहते हैं अनकॉन्शियस बिहेवियर या अनकॉन्शियस थॉट्स वगैरह। अक्सर हम देखते हैं ना, हमारे पास जो साइकाट्रिक पेशेंट होते हैं, तो वो यही वो कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूं खुद को रिलैक्स कर रखने की, कोप करने की स्ट्रेस के साथ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। तो वो अनकॉन्शियसली वो चीज़ें उनके जहन में आती रहती हैं। सही है। इसके बाद सेकेंड कंसेप्ट क्या है? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड किसे कहते हैं? देखो, इड आप में वो कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप चाहते हो कि ये फलां चीज़ मुझे मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए।
जैसा भी हो ये मुझे मिलनी चाहिए। जिस तरह बच्चे होते हैं तो वो एक चीज़ की जिद पकड़ लेते हैं, तो फिर कहते हैं कि नहीं ये अब मुझे मिलेगा, जैसा भी होगा ये मुझे मिलेगा, तो वो जिद करते हैं। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स या इस तरह के बिहेवियर कि जिसमें एक पर्सन कहता है कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, तो इस तरह के सिचुएशन को हम कहते हैं इड। कि एक चीज़ हासिल करने के लिए आप क्या करते हो, आप बचपना की करते हो, आप बच्चों की तरह जो है वो बिहेव करते हो, इसको कहते हैं इड। दूसरा है ईगो। ईगो इंतहाई अच्छी चीज़ है कि आप एक चीज़ देख लेते हो या एक चीज़ के बारे में आप ख्वाहिश रखते हो कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप एक प्रॉपर तरीक़ाकार अपनाते हो कि ये जो फलां चीज़ मैंने अचीव करनी है इसके तरीक़ाकार क्या हैं, मैंने इसके लिए कौन से काम करने होंगे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने इनकी पूरी करनी होगी, इसके बाद ये फलां चीज़ मुझे मिल सकती है। तो इसको हम कहते हैं ईगो। जिस तरह होते हैं हमारे पास, अगर कोई चाहता है कि जी मैंने नर्सिंग डायरेक्टर बनना है या प्रिंसिपल नर्सिंग प्रिंसिपल बनना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि वो पहले BSN करेगा जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके बाद वो मास्टर इन नर्सिंग करेगा। जब मास्टर इन नर्सिंग की उसके पास डिग्री आ जाएगी तो वो किसी भी नर्सिंग कॉलेज में क्या प्रिंसिपल बन सकता है। अब ये सही तरीक़ाकार है, सही है, इसको कहते हैं ईगो। एक हमारे पास क्या है, सुपर ईगो। सुपर ईगो भी तकरीबन ईड की तरह है कि इसमें एक जो है बंदा कहता है कि ये फलां चीज़ मुझे चाहिए और उसके लिए वो शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करता है, उसके लिए वो गलत तरीका इस्तेमाल करता है, तो इसको कहते हैं सुपर ईगो। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने नर्सिंग प्रिंसिपल बनना है, अब वो क्या कर लेते हैं जी BSN की डिग्री कहीं से जाली बना लेता है और उसके ऊपर MSN करके प्रिंसिपल बनने की कोशिश करता है, या दोनों की दोनों डिग्री कहीं से जाली लेकर आकर जो है उसको वेरीफाई करा के वो प्रिंसिपल बनने की कोशिश करता है, तो वो क्या है, वो सुपर ईगो में आता है। तो ये आपके MCQs में आ सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इड कौन सी सेटअप है या ईगो में क्या होता है, सुपर ईगो क्या है। इसके बाद हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म। तो जिस तरह फिजिकल हेल्थ के लिए भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इस तरह साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए भी डिफेंस मैकेनिज्म है कि हम डिफरेंट सिचुएशन को किस तरह कोप करते हैं, किस तरह फेस करते हैं डिफरेंट सिचुएशन को। इसके बाद एंजाइटी कहते हैं किसी चीज़ के बारे में आपके जहन में डर होना, खौफ होना, लेकिन एक फियर है, एक एंजाइटी। मिसाल के तौर पे आपका एग्ज़ाम है, तो पेपर के लिए आप जा रहे हैं, तो पेपर के लिए आप टेंशन में है, ये आपकी हो गई एंजाइटी। लेकिन आपके दिल में ये डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो वो फियर में आता है। तो किसी भी चीज़ के लिए से आप टाइम जो स्ट्रेस लेते हो, जो टेंशन में होते हैं, उसको एंजाइटी कहते हैं। इसके बाद थीरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की डिफरेंट थीरीज है हमारे पास, ट्रेट थीरी है, ह्यूमनिस्टिक थीरी है, साइको एनालिटिकल थीरी है। तो वो आप लोग जो है कि गूगल में अच्छे से सर्च कर ले, इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, सही। लेकिन थीरीज ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये क्या है, ये सिगमंड फ्रॉइड की ये जो थीरी है कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। अब डिफरेंट लोग जो है ना डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के होते हैं, जिसमें डिफरेंट पर्सनैलिटी उनके डिफरेंट थ्योरीज जो है ना अप्लाई होती हैं। अब एक बंदा क्या है, उसकी पर्सनैलिटी एग्रेसिव टाइप है, हर टाइम वो गुस्सा करता है, तो ये क्या है, ये जो गुस्सा उसका है, तो ये उसमें डिफरेंट मेंटल प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। अब आप गुस्सा करोगे तो आपके सोशल लाइफ वो इफेक्ट होगी, आप किसी के साथ डील नहीं कर सकोगे, आपके जो है किसी के साथ जो है आप ना स्टूडेंट को सही से पढ़ा सकोगे, ना अगर आप कोई शॉपकीपर वगैरह हो आप कस्टमर के साथ सही से बात नहीं कर सकोगे। तो ये आपके थीरीज ऑफ पर्सनैलिटी में आते हैं ना। इसके बाद इट ईगो, सुपर ईगो, आप कॉन्शियसनेस आपकी कितनी है, प्री कॉन्शियसनेस आप होते हो नहीं होते। इसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म आपका कैसा है, एंजाइटी वगैरह को आप किस तरह फेस करते हो। तो ये तमाम चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं और ये हम सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये इंतहाई सिंपल स्लाइड है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी में जो हमारे पास ईगो फंक्शन है, तो देखो जब आप एक चीज़ को हासिल करने के लिए एक प्रॉपर तरीकाकार अपनाते हो और उसके थ्रू आप एक चीज़ हासिल कर लेते हो, तो आपकी सेल्फ इस्टीम क्या होती है, इंप्रूव होती है, पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम की तरफ आप जाते हैं। तो अगर ईगो आपकी सेटिस्फाई है, रियलिटी टेस्टिंग आप में आती है, आप रियलिटी को टेस्ट कर सकते हो, मतलब आप जो है रियलिटी को जज कर सकते हो, आप में सेंस ऑफ रियलिटी होता है, हकीकत को आप
समझते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, इसके बाद सही से जजमेंट हो गए, इम्पल्स कंट्रोल आपके हो गए, कहाँ पे आपने खुशी का इजहार करना है, कहाँ पे आपने गम का इजहार करना है, कहाँ पे आपने एग्रेशन शो करनी है, कहाँ पे आपने अपने इम्पल्स को, अपने जो है एग्रेशन वगैरह को कंट्रोल करना है, थॉट प्रोसेस आपके इम्प्रूव होते हैं। डिफेंसिव फंक्शनिंग आपकी प्रॉपर है या नहीं। डिफेंसिव फंक्शनिंग मतलब आप खुद को किस तरह डिफेंस कर सकते हैं, किस तरह खुद को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम से। ऑब्जेक्ट रिलेशंस, ऑब्जेक्ट रिलेशन क्या क्या है, मिसाल के तौर पे पेरेंट्स से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जी जब आप बच्चे होते हैं तो मुझे पेरेंट्स पैसे देंगे, वो मुझे जो है मुझ पे पढ़ाई कराएंगे, सही है। अब अगर आपके पेरेंट्स आपको तवज्जो देते हैं तो आप भी रिस्पांस उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको तवज्जो नहीं देते, आपकी बात नहीं मानते, तो लाजमी बात है फिर बच्चे जो हैं वो भी पेरेंट्स की तरफ उनकी अटैचमेंट नहीं होती। इसके बाद ऑटोनोमस फंक्शनिंग आपकी है कि आप खुद मुख्तियार होकर काम कर सकते या नहीं कर सकते। स्टिमुलस बैरियर कौन कौन से आ रहे हैं, स्टिमुलस जो आप में इंप्रूवमेंट लेकर आती है, जो आप में जो है ना एक इनिशिएशन लेकर आती हैं, सही है। इसके बाद कॉम्पिटेंस, आप एक चीज़ को मास्टरी कॉम्पिटेंट होके करते हो या नहीं करते। अब ईगो मैंने आपको बता दिया कि एक चीज़ को उसके तरीके के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। अब अगर मुझे किसी चीज़ को सॉल्व करना या किसी चीज़ को हासिल करना या किसी चीज़ को फेस करने के लिए प्रॉपर तरीक़ाकार का पता है तो मैं कॉम्पिटेंट होकर उसको परफॉर्म करूँगा ना। इसके बाद सिंथेटिक इंटीग्रेटिव फंक्शनिंग, हमारे पास जितनी भी फंक्शंस वगैरह, जितनी भी हमारे जो है रोज़मर्रा के काम वगैरह हैं, आपस में इंटीग्रेट होकर हम उनको परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने नर्स बनना है तो मैंने क्या करना होगा, पढ़ना होगा, मेरी सेहत भी सही होनी चाहिए, एग्जाम मैंने देने होंगे, उसके बाद कहीं जाके मैं नर्स बनूंगा ना। तो ये जितनी भी इंटीग्रेटिव फंक्शनिंग है, जिस तरह हमारे मेंटल हेल्थ में, तो उसमें हमारे खुराक वगैरह भी आता है, इसमें हमारे पास रीजनिंग थिंकिंग भी आते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स हमारे पास आते हैं, इसके साथ में हमारे थिंकिंग कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं। ये तमाम कंबाइन होकर हमारे पास एक इंटीग्रेटिव फंक्शनिंग आती हैं, जिससे हम क्या होते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो ये तमाम किस चीज़ से होते हैं, ये ईगो के फंक्शन है। और ईगो क्या है, एक प्रॉपर तरीकाकार है किसी भी काम को सरअंजाम देने का, सही है। और अगर ईगो हमारी अच्छी होगी तो सेल्फ इस्टीम, अपने आप पे जो एतमाद है वो हमारा इम्प्रूव होगा। अब हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड का जो साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, तो देखो ये जो हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी और एरिक एरिक्सन थ्योरी जो आगे आ रही है, तो ये थ्योरी 4th सेमेस्टर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है कि ओरल स्टेज जब हमारे पास 0 से लेके 18 महीनों तक जब बच्चा होता है तो उसकी जो मेन कंसंट्रेटेड जगह होती है जिस पे वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो उसका ओरल होता है, माउथ होती है, जो भी चीज़ उसको मिलती है उसको मुंह में लेकर जाता है, खुराक वगैरह इन चीज़ों पे उसकी तवज्जो होती है, सही है। दूसरा जो 18 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक तो उसका जो कंसंट्रेशन या जो उस वाला एरिया होता है वो होता है एनल, मतलब ये है बच्चा वॉशरूम टाइम वगैरह सीखता है, किस तरह उसने अपने यूरिन और अपने स्टूल को जो है कंट्रोल करना है, वॉशरूम किस तरह उसने अटेंड करना है, टॉयलेट टाइमिंग वगैरह वो सीखता है, तो वो 18 मंथ से 3 ईयर तक। इसके बाद 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक फेलिक स्टेज है। फेलिक स्टेज क्या है कि इसमें इसको सेक्सुअल स्टेज भी कहते हैं कि बच्चा अपोजिट सेक्स की तरफ जो है उसकी रुझान होती है, मतलब ये है जो लड़का होता है वो अपनी मदर के साथ अटैचमेंट उसकी होती है, जो लड़की होती है उसकी अपने फादर के साथ अटैचमेंट होती है, सही है। इसके बाद जो हमारे पास लेटेंसी स्टेज है 6 to 12 ईयर, तो लेटेंसी स्टेज में हमारे पास क्या होता है, तो फेलिक स्टेज में जो उसका जेनिटल इंटरेस्ट वगैरह था वो कन्वर्ट हो जाता है इंटरेस्ट इसमें लेटेंसी स्टेज में, मतलब ये है कि वो कुछ सीखने की कोशिश करता है, पढ़ाई वगैरह पे तवज्जो देता है, चीज़ों को लर्न करता है, सीखता है। इसके बाद आ जाता है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज कहते हैं प्यूबर्टी को, प्यूबर्टी के जो है मेल जो है उसमें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, दाढ़ी मूंछ वगैरह का आना शुरू हो जाना, इस तरह फीमेल है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये चीज़ें। तो ये हमारे पास क्या है 5 स्टेज हैं साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सिगमंड फ्रॉइड के। इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है कि फेलिक स्टेज कितने ईयर में होता है, फेलिक स्टेज में जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वो जेनिटल होगा, यहाँ जेनिटल से इंटरेस्ट इसकी तरफ बंधा जाता है कि कोई चीज़ सीख ले वगैरह। इसके बाद जेनिटल ये प्यूबर्टी स्टेज हमारे पास है। तो अगर एक
पर्सन की ये स्टेजेस में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब टायर ट्रेनिंग वगैरह उसकी सही से नहीं हुई, तो उसके आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे, जो क्या है, जो उसमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लेकर आएंगे। तो ये क्या है, ये हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेजेस है और हर एक एज में ये स्टेज जो है हमें अचीव करना होता है। इसके बाद एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है साइकोसोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो साइकोसोशल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ये है कि एज के लिहाज से हमारे सोशल कौन कौन सी डेवलपमेंट्स होती हैं रिलेटेड टू आवर माइंड। सही है। तो जब बच्चा छोटा होता है उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर बच्चा छोटा होता है वो जो काम करता है तो उसके अच्छे काम में अगर पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं तो उसमें ट्रस्ट आता है। मिसाल के तौर पे बच्चा चलना सीख रहा है ना, तो आप उसके हाथ पकड़ के उसको इनकरेज करते हो तो उसमें ट्रस्ट आएगा और वो चलना सीख जाएगा। लेकिन अगर इस स्टेज में बच्चे को तवज्जो ना दी जाए, उसको सपोर्ट ना किया जाए, तो उसमें मिसट्रस्ट आ जाता है, मतलब उसका अपने आप पे यकीन नहीं होता। इसके बाद ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता है थोड़ा, तो उसके बाद ऑटोनॉमी होती है या शेम एंड डाउट। अगर बच्चे को सपोर्ट किया जाए, अच्छे कामों में उसकी केयर की जाए, उसको तवज्जो दी जाए, तो उनमें ऑटोनॉमी आना शुरू हो जाती है, खुद मुख्तियारी आना शुरू हो जाती है, वो अपने काम इंडिपेंडेंटली करना सीखना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज पे बच्चे को सपोर्ट ना किया जाए तो उसमें शेम एंड डाउट आ जाते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स हर चीज़ उनको रेडीमेड देते हैं, तो उनमें खुद एतमादी नहीं आती, तो छोटे से छोटे काम के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे, तो उसको मतलब उनमें शेम एंड डाउट। अगर इस स्टेज पे बच्चे को सपोर्ट किया जाए तो ऑटोनॉमी आती है, ना किया जाए तो शेम एंड डाउट आता है। इसके बाद जो ही बच्चे की एज बढ़ेगी उसके बाद आ जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव किसे कहते हैं कि किसी चीज को स्टार्ट करने वाला। अब अगर बच्चा जो है उसको आपने पहले जो है सपोर्ट किया था, सही है, आपने जो है क्या किया था, बच्चे को इनकरेज किया था, उसको सपोर्ट आपने किया था, ट्रस्ट उसमें आ गया है, ऑटोनॉमी उसमें आ गई है, तो वो इनिशिएटिव होगा, किसी भी काम को स्टार्ट करने वाला होगा। मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंटली वो स्कूल जाता है, उसके बाद जो है वो गेम वगैरह खेलता है, इसके बाद वो पढ़ना वगैरह, तो उसमें ये इनिशिएशन होगी। लेकिन अगर बच्चे को सही से सपोर्ट ना किया जाए, उसमें जो है ट्रस्ट फैक्टर बिल्ट ना हो, मिसट्रस्ट हो, शेम एंड डाउट हो, तो उस पर्सन में फिर गिल्ट होती है, मायूसी होती है। वो इस डर से किसी भी काम को स्टार्ट नहीं करता कि ऐसा ना हो कि उसमें मुझे फेल्योर हो। सही है। असल में ये जो हमारे पास स्टेजेस हैं एरिक एरिक्सन के, ये आपको ये बताते हैं कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है हर स्टेज पे आपने उसको किस तरह सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है। अगर हर एक स्टेज पे बच्चे को सपोर्ट ना किया जाए या उसकी डेवलपमेंट सही से ना हो, तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसमें आना शुरू हो जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, कि अगर वो उसमें गिल्ट होता है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकता, तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, कि वो मेंटली मैच्योर नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, मतलब ये है कि अगर आपके पास मेंटली एक बच्चा हेल्थी है, आपने उसको सही से सपोर्ट किया, उसमें ट्रस्ट भी था, ऑटोनमस भी था, उसमें जो है क्या है इनिशिएटिवनेस है, तो उसमें वो इंडस्ट्रियस होता है। इंडस्ट्रियस मतलब है कि वो नए नई चीज़ों को दरियाफ्त करना, नए नई चीज़ों को क्या करना, उसको अचीव करना, एक चीज़ को जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आना, मतलब कारोबार वगैरह में, इसके साथ जो है पढ़ाई में आगे जाना। लेकिन अगर वो बच्चा सपोर्ट ना हो, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई हो, तो वो फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। कहते हैं कि ये चीज़ तो मुझसे नहीं होती, मैं तो काबिल नहीं हूँ, मेरे पास तो इतनी एनर्जी नहीं है, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है। इसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो हमारे पास हेल्थी लोग होते हैं, जो मेंटली मैच्योर होते हैं, स्टेबल होते हैं, सही से उनकी परवरिश हुई होती है, तो उसमें क्या होती है, उसमें एक प्रॉपर आइडेंटिटी होती है कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर अक्सर हमने देखा है ना कि जो बच्चे यतीम होते हैं या उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तो उनमें रोल कन्फ्यूजन होती है, कभी एक कारोबार, कभी दूसरा कारोबार, कभी गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। सही, तो ये फुल बाय फुल आपके डेवलपमेंट पे ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अगर एक बंदा है
सही से उसकी परवरिश हुई है, वो सही से जो है इंडस्ट्रियस है, सही से जो है उसको अपनी आइडेंटिटी का पता है, वो अपने लिए बेहतर जो है वो फील्ड चूज़ कर लेता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद वो सही से एक इंटीमेट रिलेशन रख सकता है। मतलब हस्बैंड है तो वो शादी कर सकता है, मतलब मेल है तो वो शादी कर सकते हैं, फीमेल है वो मेल के साथ शादी कर सकती हैं, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी वो सही से गुजार सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन है उसकी सही से डेवलपमेंट नहीं हुई, उसको अपने रोल का ही नहीं पता, तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, तो वो अक्सर बंदा आइसोलेटेड ज़िंदगी गुजारता है। उसकी शादी भी हुई हो फिर भी वो बहुत सी चीज़ें अपनी वाइफ के साथ, या वाइफ हो तो अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करता, और आइसोलेटेड अकेले तनहा जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है और डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का वो शिकार होता है। इसके बाद जो हमारे पास एडल्ट स्टेज हैं, तो उसमें क्या है कि अगर एक बंदा क्या है कि उसकी प्रीवियस बचपन से वो साइकोलॉजिकली एक्टिव आ रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ का अच्छी है, वो चीज़ों को सही से समझता है, सोचता है कि कोई भी काम कर सकते हैं, तो उसमें जनरेटिविटी आती है। जनरेटिविटी मतलब वो नए नई चीज़ें लेकर आता है। हमने देखा है ना कि जो कामयाब बिजनेसमैन होते हैं, जो डीलिंग वगैरह जानते हैं, तो वो कितने अपने कारोबार को बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। लेकिन वो लोग जो क्या होते हैं, जो शुरू से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ चले आ रहे होते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए तवक्कल नहीं ले सकते, तो वो स्टेगनेंट होते हैं अपनी एक ही पोजीशन पे। मतलब एक छोटा सा कारोबार है, बस उसमें लगे रहते हैं, बस थोड़ा बहुत इतना कमाते हैं कि गुजारा हो, बाकी उनमें जनरेटिविटी नहीं होती, नई चीज़ें वो नहीं ले सकते, अपने कारोबार को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि उनमें वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो एक हेल्थी पर्सन में होनी चाहिए। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बचपन से उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हुई। और एंड में क्या है, ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इस तरह के जो बंदे होते हैं हमारे पास कि जो क्या होते हैं, जो अपने लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं, तो वो एंड में क्या होते हैं, अपने लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं कि जो गोल हमने अचीव करने थे हमने अचीव कर लिए, अब हमें कोई भी मसला नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने जो है ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन स्टेगनेशन, इन चीज़ों में लाइफ गुजारी हो, तो एंड में वो डिस्पेयर होते हैं, मायूस होते हैं, गिले करते हैं। कोई जो है गॉड से गिला करता है, अल्लाह से गिला करता है, कोई जो है हालात को कसूरवार ठहराता है, कोई फैमिली मेंबर्स को कसूरवार ठहराता है। ये काम कि जब साइकोलॉजिकली एक बंदा हेल्थी नहीं है, एक बंदा अपने स्ट्रेस को कोप न कर सका, एक बंदा जो उसको अचीवमेंट करनी चाहिए उसने वो अचीवमेंट नहीं किए, तो ये प्रॉब्लम फिर उनमें आना शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है। ये अक्सर आगे आने वाले सेमेस्टर में आप लोग देखोगे, इसको पढ़ोगे भी कि मैस्लो हायरार्की नीड, यहाँ पे उसकी थोड़ी तरतीब चेंज है। फर्स्ट नीड हमारे पास है फिजियोलॉजिकल नीड, खुराक हो गया, पानी हो गया, ये हमारी पहली नीड है। अगर ये नीड मेरी सेटिस्फाई होती हैं, पूरी होती हैं, उसके बाद सेकंड नीड मेरी आती है सेफ्टी नीड्स। सेकंड नंबर कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे पास एक घर होना चाहिए कि वहाँ पे मैं रह सकूँ, वहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर रह सके। अगर ये मेरी सेटिस्फाई होती हैं, उसके बाद फिर थर्ड स्टेज आते हैं लव एंड बिलोंगिंग नीड। मुझे एक लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं मोहब्बत का इजहार करूं। सही है, मेरे रिलेटिव हो, मेरे पेरेंट्स हो, मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हो, वाइफ का जो है हस्बैंड होना चाहिए जिसके साथ वो अपने सेक्सुअल नीड्स पूरी करे। अगर ये सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद आ जाता है सेल्फ इस्टीम नीड। मेरी खुद इख्तियार, मैं मतलब खुद मुख्तियार हूँ, खुद पे एतमाद हो मेरा। अब फिजिकल नीड मेरे पूरे होंगे, सेफ्टी मेरी पूरी होगी, लव एंड बिलोंगिंग, मेरे इंटीमेट रिलेशन ठीक होगा, उसके बाद कहीं जाके मेरी सेल्फ इस्टीम नीड पूरी होगी। जब ये नीड पूरी होगी तो उसके बाद फिर क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मुझ में हो, मुझ में खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं कर सकता हूं, जो मेरे इख्तियार में है वो मैं कर रहा हूं, मुझे अचीवमेंट मिल रही है। सही है। और एंड में जो हमारे पास 6 नीड है वो क्या है, सेल्फ ट्रांजेंट नीड। सेल्फ ट्रांजेंट नीड ये है कि मैं खुद से एक चीज अखज़ कर सकता हूं, खुद से एक चीज बना सकता हूं, खुद से एक चेंजेस लेकर आ सकता हूं। और ये हमारे पास हाई पीक ऑफ हायरार्की ऑफ मैस्लो नीड है। तो कहने का सिंपल ये मकसद है
कि ये जो हमारे नीड्स हैं तरतीब से, कि पहले मेरी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी जी, खुराक पानी ये चीज़, उसके बाद मेरी सेफ्टी नीड पूरी होगी, इसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड मेरी पूरी होगी, इसके बाद सेल्फ इस्टीम मेरी नीड पूरी होगी, उसके बाद मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी होगी कि मैं खुद से, मैं मतलब खुद मेरे ऊपर एतमाद होता है कि मैं किसी भी चीज़ को जो मेरे इख्तियार में हो मैं उसको अचीव कर सकूं। इसके बाद सेल्फ ट्रांजेक्शन, मैं किसी भी चीज़ को सिरे से अखज़ कर सकूं, किसी नई चीज़ में बना सकूं, किसी चीज़ में चेंजेस लेकर आ सकूं। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, अगर इनमें कोई भी स्टेप मेरे पास नहीं है तो मेरे नीड्स पूरे नहीं होंगे और मेंटली मैं हेल्थी नहीं होऊंगा। सही है। Emphasis on human potential and client strength establish what is most important in sequence of nursing action set priority। क्या है कि हमने, अब मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है ना, साइकाट्रिक पेशेंट है, तो मैं वो उसको साइकाट्रिक मसले हैं तो मैं उससे हिस्ट्री लेता हूँ, तो वो कहते हैं कि जी मेरी या तो मेरी शादी नहीं हुई और मेरा एज ज़्यादा है, या वो कहते हैं कि जी हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई होती है या वाइफ के साथ मेरी लड़ाई होती है। तो क्या है कि उसकी ये नीड पूरी नहीं है। जब ये नीड पूरी नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी ये नीड पूरी करें, मतलब हम उसके वो तरीक़ाकार बताएंगे, वो हम उसको समझाएंगे कि मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप कोई मिडिल क्लास फैमिली में शादी कर लें। सही है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना एक बड़े घर में शादी करनी है। इसके बाद वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, एब्स्टिकल हैं जो आपके इस रिलेशन में या ये नीड पूरी नहीं होने दे रहे हैं, तो हमने इसको पे ट्रीट करना है। तो ये क्या है, ये नीड जो है ये एक पर्सन के सेटिस्फाई होने चाहिए, तब वो मेंटली हेल्थी होगा। अब ये साइकाट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए जो नर्सिंग प्रोसेस है वो हमारे पास सबसे पहले क्या है, असेसमेंट है कि हमने असेस करना है किसी भी पर्सन को कि उसके क्या क्या मसले हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी हैं। इसके बाद उसके लिए फिर हम डायग्नोज बनाते हैं कि इस पर्सन में ये प्रॉब्लम है तो ये किस चीज़ के साथ रिलेट करता है। इसके बाद आउटकम आइडेंटिफिकेशन, हम सोचेंगे कि डायग्नोसिस ये है, इसके लिए हमारे पास कौन कौन से आउटकम हम अचीव कर सकते हैं। फिर उन आउटकम हासिल करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे, चीज़ें प्लान करेंगे कि हमने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो 4 स्टेप हमारे पास है प्लानिंग का। इसके बाद 5th स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। जो चीज़ हमने प्लान की, जो चीज़ हमने सोच ली, अब उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अब बहुत से हम चीज़ें सोचते हैं ना, बहुत से इंटरवेंशन हो सकते हैं हमारे पास, फिजियो हमारा जो है साइकोथेरापी करते हैं, इस तरह मेडिसिन के थ्रू भी हम साइकाट्रिक प्रॉब्लम ट्रीट करते हैं, काउंसलिंग के थ्रू भी हम ट्रीट करते हैं। इस तरह और भी एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू हम साइकाट्रिक प्रॉब्लम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है एवाल्युएशन का, कि हम एवाल्युएट करें कि आया जो हमने प्लानिंग की थी, जो इंटरवेंशन की थी, उसका कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट और सिंपल स्लाइड हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग असेसमेंट। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ एंड नर्सिंग असेसमेंट या मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो एक है सपोर्ट सिस्टम, एक पर्सन के फ्रेंड्स कौन कौन हैं, उसके फैमिली मेम्बर, आया उसके टीचर, स्टूडेंट को स्टूडेंट है उसके टीचर उसको सपोर्ट करते नहीं करते, फैमिली मेम्बर उसको सपोर्ट करते नहीं करते, उसके फ्रेंड्स क्या है किस तरह हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है या नहीं करती। इसके बाद फैमिली इन्फ्लुएंस, अब फैमिली का उस पर क्या असर है। सही है, अब घर में लड़ाई वगैरह हो रही है उससे वो इफेक्ट होता है नहीं होता, ये तमाम चीज़ें। इसके बाद डेवलपमेंटल इवेंट्स, डेवलपमेंटल इवेंट्स में क्या आता है कि बच्चे की परवरिश कैसे हो रही है, कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है। सही है, मतलब हमने पढ़ा ना, अब साइको सोशल डेवलपमेंट था, एरिक एरिक्सन का था, तो ये चीज़ें उसके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। सही है, जो अभी हमने पढ़ा ना कि बच्चे को सपोर्ट करेगा, ट्रस्ट उसमें आएगा, इंटीग्रिटी उसमें आएगी, उसमें जो है इंडस्ट्रियस आएगा, उसमें जो है इनिशिएटिवनेस आएगी। तो ये डेवलपमेंटल है। अगर बच्चे को सपोर्ट ना किया जाए तो उसमें ऑटोनॉमी नहीं आती, वो मिसट्रस्ट उसमें डेवलप होता है। तो ये डेवलपमेंटल इवेंट्स है जो हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कल्चरल बिलीफ एंड वैल्यूज़, तो आपने देखा होगा डिफरेंट कल्चर जो है वो डिफरेंट साइकाट्रिक प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं। किस तरह, अब मैं आपको सिंपल बता दूं, हिंदू, तो हिंदू में क्या है, अगर कोई बंदा जो है वो मर जाता है तो उसको फिर वो क्या करते हैं, जलाते हैं। अब लकड़ियों का आपके पास पैसे होंगे तभी आपका मुर्दा जलेगा।
सही है। तो ये कल्चर प्रॉब्लम है ना। अब गरीब बंदा जो है ना वो कहाँ से इतने पैसे लाकर आएगा। बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम्स में जो कल्चर हैं या वैसे कल्चर्स, तो वहाँ पे शादी ब्याह में सोना बनाते हैं वाइफ के लिए। अब ये क्या है, ये अगर अब एक बंदा अगर सोना नहीं बना सकता तो उसके लिए डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। इस तरह और भी कल्चर हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, शादी ब्याह के बड़े बड़े खर्चे होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, वो उसकी वजह से लोग डिफरेंट साइकाट्रिक प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। कुछ डिप्रेशन में होते हैं कि हमने ये जो है ये इवेंट जो हमारा आ रहा है, तो इसमें कल्चर्स बिलीफ को फॉलो करते हुए हमने किस तरह इसको क्या करना है, इसको इवेंट्स को गुजारना है। तो ये हमारे साइकाट्रिक प्रॉब्लम वो लेकर आ सकते हैं। हेल्थ प्रैक्टिसेस हमारे पास हेल्थी है या नहीं है। अब एक बंदा खुराक वगैरह ज़्यादा खाता है, कैंसर वगैरह हेल्थ डिजीज़ वगैरह का शिकार है, सिगरेट स्मोकिंग ये चीज़ें करता है, तो फिर क्या होगा, उसका मेंटल हेल्थ उसका क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसके बाद नेगेटिव इन्फ्लुएंस, बहुत सी चीज़ों का हमारे लाइफ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। हमारे फ्रेंड्स का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमारी स्टडीज़ वगैरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। स्टडी का किस तरह होगा, अगर एक बंदा नॉर्मल से ज़्यादा स्टडी करता है, एक बंदा एक स्टडी कर ली, उसका उस पर गलत असर हुआ, सही है। इस तरह हमारा जो है जो फ्रेंड सर्कल है वो उसकी भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, मुआशरे का भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो ये क्या है, ये हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। अब साइकाट्रिक असेसमेंट, तो उसके लिए हम एक डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले हमारे पास मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होगा, जिससे हम चेक करेंगे कि इस पेशेंट को डिजीज़ तो नहीं है। जो आगे आने वाली यूनिट्स में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिजीज़ के साथ लोग होते हैं, उसके अपने डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ है, कोई डिप्रेशन के साथ है, कोई जो है उस मैनिक के साथ है, कोई सिजोफ्रेनिया के साथ है, कुछ किसी बंदे में सुसाइडल थॉट्स वगैरह आ रहे हैं। तो हम उसका मेंटल स्टेटस एग्जाम करेंगे कि उसका मेंटल स्टेटस किस स्टेज पे है। इसके बाद साइको सोशल असेसमेंट, आया वो अपने सोशल सर्कल से सेटिस्फाई है, नहीं सेटिस्फाई, घर में गए झगड़े वगैरह तो नहीं हो रहे, फ्रेंड सर्कल उसका ख़राब है, उसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हम उसकी करेंगे, मतलब वो वीक तो नहीं है, कमज़ोरी तो उसमें नहीं आ रही, उसका जो है स्किन कलर कैसा है, उसमें कोई डिफरेंट डिजीज़ तो नहीं है, सही है। अक्सर हम देखते हैं ना साइकाट्रिक प्रॉब्लम के साथ जो लोग होते हैं, तीन कमज़ोर से होते हैं, स्किन ड्राई उनका होता है, चेहरे पे उनकी डिप्रेशन सी होती है, खफा होते हैं। इसके बाद हम मुझसे हिस्ट्री लेंगे, आपके घर में इस तरह की कोई जो है साइकाट्रिक इशू के साथ तो लोग नहीं है। इसके बाद हम मुझसे पूछ लेंगे कि हिस्ट्री में आपके साथ कोई ट्रेजेडी तो नहीं हुई, कोई हादसा वगैरह तो नहीं हुआ। इसके बाद इंटरव्यू के थ्रू हम मुझसे पूछताछ करेंगे। स्टैंडर्डाइज रेटिंग स्केल, हमारे पास स्टैंडर्ड रेटिंग स्केल है जिसे हम चेक करते हैं ये पर्सन किस तरह स्ट्रेस में है, ये पर्सन स्ट्रेस में नहीं अब डिप्रेशन में है, ये पर्सन डिप्रेशन में नहीं अब ये मैनिक है, या ये सिजोफ्रेनिया डिजीज़ में। तो जो रेटिंग स्केल होंगे वो हम यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद जो डेटा हमने पर्सन से लिया उसको हम वेरीफाई करेंगे, आया वो डेटा हमारे पास सही है या नहीं। मतलब उससे पूछेंगे कि आपने जो कहा सही कहा, मैंने सही सुना, मैंने कुछ कम नहीं सुना। तो ये क्या है, ये साइकाट्रिक असेसमेंट है। आप लोगों को ये इसलिए सीखना चाहिए, अगर इस तरह का पेशेंट आपके पास आए तो आप उसको ईजीली सही तरीके से एसेस कर सको। अब जिस तरह हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, इस तरह साइकाट्रिक इलनेस के लिए भी मेडिकल डायग्नोस होते हैं, और उसके लिए एक सिस्टम है जो हमारे पास क्या है कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM-4 TV। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके थ्रू साइकाट्रिक पेशेंट के लिए हम मेडिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। जिस तरह नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए नेंडा है ना, तो नेंडा के मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जो है उसने डायग्नोसिस बनाए हैं। तो हर एक डिजीज़ के लिए हम नेंडा से क्या, हम उससे रहनुमाई लेते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए डायग्नोज बनाना, किसी भी साइन सिम्टम के लिए डायग्नोज बनाने के लिए हम नेंडा को करते हैं, नेंडा को फॉलो करते हैं, जिसके 11 हेल्थ पैटर्न हैं।
निंदा के, नॉर्थन अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस एसोसिएशन। बिल्कुल इसी तरह जो साइकाट्रिक इलनेस है उसके लिए हम DSM को फॉलो करते हैं। जो आगे आ रहा है इसके 4 एक्सिस के हर एक एक्सिस में कौन कौन से डिजीज आते हैं। सही है, ये आप MCQs के लिए याद रख लें कि जो हमारे पास साइकाट्रिक इलनेस के डायग्नोसिस है वो DSM-4 के थ्रू हम बनाते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये हमें बताता है कि इस बंदे को कौन सी डिजीज है, डिजीज को डिफ्रेंशिएट करता है। और DSM-4 के लिहाज से जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, आर कंसीडर्ड एज मैनिफेस्टेशन या बिहेवियरल थॉट्स की वजह से होते हैं। हमारे कुछ बिहेवियर इस तरह होते हैं जो क्या होते हैं, जो हमने डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं। किस तरह, जिस तरह सिगरेट स्मोकिंग वगैरह हो गया, शराब नोशी वगैरह हो गया, जुआ वगैरह हो गया, गालियाँ वगैरह लोगों को देना, लोगों के साथ गलत काम करना, ज़्यादती करना, ये बिहेवियर हमारे गलत होते हैं जिससे हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और यही बिहेवियर हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को शो भी करते हैं। अब एक बंदा स्ट्रेस में है ना, डिप्रेशन में, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो अफसरदा होगा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसके बाद साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं कि आप में क्या होते हैं, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, किसी चीज़ को सही से तवज्जो नहीं दे सकते। इसके बाद बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल को मैंने आपको कहा कि एक बंदा स्ट्रेस में होता है वो कमज़ोर होगा, उसमें एनर्जी इतनी नहीं होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज उसमें आएंगे। जिस तरह आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, जो स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ये क्या, ये तमाम बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के, मेंटल डिसऑर्डर के, डिसफंक्शन ऑफ इंडिविजुअल। और ये क्या है, ये किसी भी इंडिविजुअल के फंक्शन को डिसफंक्शन कर लेता है, वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने उसको नहीं देता। अब DSM-4 की जो क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको बता दी, तो इसके एक्सिस नंबर फर्स्ट, तो एक्सिस नंबर 1 में आते हैं तमाम मेजर साइकाट्रिक डिसऑर्डर जो आगे आने वाले स्लाइड्स में, आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, एक्सिस नंबर 2 में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं, मेंटल रिटार्डेशन आता है। सही, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जितने डिफरेंट लोगों में जो होते हैं, जिसके ऊपर आप लोगों का एक अलग यूनिट है। इसके बाद एक्सिस नंबर 3 में आते हैं करंट मेडिकल कंडीशन दैट आर रिलेवेंट टू मेंटल डिसऑर्डर। जो करंट मेडिकल कंडीशन है, मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है उसको क्या है, उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सही है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सेंसरी ऑर्गन्स का मसला है, तो उसमें फिर एग्रेशन आएगी। सही है, चीज़ों को वो सही से तवज्जो नहीं देगा। इस तरह एक बंदा है उसको क्या है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, न्यूरोट्रांसमीटर आगे पीछे हुए हैं, कम ज़्यादा हुए हैं। तो जिस तरह हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करते हैं, तो ये क्या है, ये एक्सिस नंबर किस में आता है, 3 में आता है कि जो मेडिकल कंडीशन होते हैं वो किस तरह मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके बाद एक्सिस नंबर 4 में क्या आता है, साइको सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या साइको सोशल प्रॉब्लम होते हैं उस वजह से किस तरह हमारा मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है। और लास्ट में क्या है, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग। हम देखेंगे कि एक पर्सन जो है अपने उसके मुताबिक मतलब कारकर्दगी अपनी अचीवमेंट के जो उसका लेवल है उसके मुताबिक उसकी फंक्शन कैसी है, नॉर्मल है या नहीं है। तो ये ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शन हम चेक करेंगे कि एक पर्सन जो है आया वो जो उसकी रिक्वायरमेंट से या जो एक स्टेज पे या एक एज पे वो जो नॉर्मल काम उसको करने चाहिए थे, जो अचीवमेंट उसको हासिल करनी चाहिए थी, आया उसने वो अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये 4 एक्सिस एग्जाम के हवाले से आप इसको सीख ले कि किस एक्सिस में कौन से डिसऑर्डर आते हैं। इसके बाद थेरेप्यूटिक अप्रोचेस में साइको एनालिसिस हम करेंगे। सही है, शॉर्ट टर्म फिजियो साइकोथेरेपी हम उसका कर सकते हैं, साइकोथेरेपी मतलब काउंसलिंग वगैरह के थ्रू। कॉग्निटिव थेरेपी हम कर सकते हैं, रीजनिंग थिंकिंग वगैरह उसकी हम जज करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बिहेवियर थेरेपी में हम मॉडलिंग कि वो किसी बंदे को से नकल करके ख़ुद को मतलब नॉर्मल बनाए। किस तरह हम कहेंगे कि देखो कोई उसकी मूवी चला लेते उसके सामने कि देखो ये पर्सन इस तरह स्ट्रेस वगैरह में था, इसने कोपिंग की और किस तरह ये आगे चला गया। लोग होते हैं ना जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो वो एज अ मॉडलिंग हमारे सामने होते हैं। सही है कि हम जिस तरह मुसलमानों के लिए सहाबा किराम जो है
वो मॉडल हैं कि मतलब उनको जब परेशानी आती थी तो वो क्या करते थे, तो हम भी उस तरह करें तो हमारे जो है साइकाट्रिक प्रॉब्लम ट्रीट हो सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे पास है कि एक पर्सन को जो है ना ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हमारे पास, तो ये साइकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि क्या होता है कि डिफरेंट तरीके होते हैं, उसके थ्रू हम मेंटल हेल्थ को सेटिस्फाई करते हैं। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इसे कहते हैं कि एक बंदा कहता है कि जी मेरी औलाद में ये मसला है और मैं स्ट्रेस में हूँ, तो आप फिर क्या कहोगे, आप कहोगे कि जी को आप इस चीज़ की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही ना दो, सही है आपके औलाद में ये मसला है लेकिन इसके साथ आपने कोप करना है, तो इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन, कि एक चीज़ की तरफ जब आप पहले तवज्जो देते थे, रिस्पांस देते थे, अब रिस्पांस देना आपने छोड़ दिया है। इसके बाद हमारे पास एवर्जन थेरेपी है। एवर्जन थेरेपी बिहेवियर थेरेपी को कहते हैं, जिसमें हमारे पास वो कंडीशनल रिस्पांसेस जो हैं, जिसमें आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा पेवाल का जो एक्सपेरिमेंट है साइकोलॉजी में, कि उसने क्या किया कि वो उसने ये किया कि जब उसने एक डॉग लिया तो डॉग को वो खाना देता तो खाने से पहले उसको बेल बजाता था, तो बेल बजाने के बाद उसको खाना देता था तो उसका सिलावा रिलीज़ हो जाता था और उसके एंजाइम रिलीज़ होते थे। उसके बाद फिर उसने उसको इतना आदी बनाया कि जैसे ही बेल बजती थी उसका सिलावा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता था, हालांकि खाना उसको नहीं मिलता था सामने। तो ये क्या है कि इसको कहते हैं एवर्जन थेरेपी। तो हम खुद को भी इस तरह डाइवर्ट करें, एक चीज़ से खुद को इस तरह डाइवर्ट करें और जो चीज़ें जो हमें स्ट्रेस देती हैं उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है मिलियोथेरेपी। मिलियोथेरेपी हमारे पास है कि किस तरह हम एक इन्वायरमेंट को हेल्थी तरीके से यूटिलाइज करके अपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को वो क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। एवर्जन थेरेपी इसे कहते हैं। एवर्जन थेरेपी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एवर्जन थेरेपी में वो चीज़ जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं आप बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते, इसको कहते हैं एवर्जन थेरेपी। जो अनकंडीशनल या आपके पास जो है अनडिज़ायर वो हैं चीज़ें हैं, एक्शन स्टिमुलस से आप बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते, इसको एवर्जन थेरेपी कहते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल ग्रुप एंड फैमिली थेरेपी है कि मतलब एक बंदा किस तरह अपनी फैमिली से सपोर्ट ले सकता है, किस तरह अपने वो फैमिली के साथ खुद को इंगेज कर सकता है, बिजी रख सकता है और अपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है कल्चर बायस। तो कल्चर बायस है कल्चर प्रॉब्लम जो हमारे पास आते हैं, जो चेंजेस हैं कि कंसिडर कल्चर डिफरेंसेस दैट इन्फ्लुएंस। देखो वो कल्चर प्रॉब्लम जो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं हमने उनको कंसीडर करना चाहिए। देखो हम मुसलमानों को ये भरोसा होना चाहिए कि देखो कि गम या खुशी के टाइम पे हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, सही है। अब कुछ चीज़ें कल्चरली हैं इस तरह कि मिसाल के तौर पे उससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है तो हमने खुद को उनके साथ एडजस्ट करना है, सही है। इसके बाद बी एक्सेप्टिंग ऑफ चेंजिंग फैमिली चेंज होती है, जिस तरह फीमेल होती है ना अपने घर से उसकी मतलब शादी होती है किसी और के घर जाती है, वहाँ पे फैमिली सेटअप उसका चेंज हो जाता है, उसका रोल चेंज हो जाता है, तो खुद को उसके साथ एडजस्ट करना होगा। इसके बाद बी ओपन कंसीडर डिफरेंसेस इन टू प्रोवाइड सेंसिटिव कॉम्पिटेंट केयर। देखो हमें डिफरेंट कल्चर का पता होना चाहिए और क्या होना चाहिए हम, ताकि हम लोगों को कल्चर कॉम्पिटेंट केयर दे, रिस्पेक्टिव कल्चर के मुताबिक हम उनको केयर प्रोवाइड करें, सही है। अब मेरे पास एक हिंदू आ गया, हिंदू कम्युनिटी का एक बंदा है, तो मैंने उसको उसके कल्चर के मुताबिक ट्रीटमेंट देनी है। जिस तरह मतलब हमारी हिंदू कम्युनिटी है ना तो वो गाय का गोश्त नहीं खाते। अब ऐसा नहीं कि हम जो है ना उनकी इस कल्चर को या ये जो रिलीजियस जो भी उसका बिलीफ है हम इसको अहमियत ना दें, नहीं, हमने उसकी केयर करनी है, उसकी अहमियत उसको देनी है और उसको उसके मुताबिक केयर हमने प्रोवाइड करना है। तो ये क्या है कि ये कल्चर बायसिस है जिसको हमने मिनिमाइज करना होता है और एक बंदे को हमने फिर गाइड करना होता है कि किस तरह वो कल्चर के जो हमारे पास चेंजेस कल्चर्स हैं या जो कल्चर डिफरेंसेस वगैरह हैं किस तरह उसने उसको फेस करना है। अक्सर हमारे पास लोग चले जाते हैं ना बाहर मुल्कों में, तो वहाँ का कल्चर वगैरह तो चेंज होता है, तो वहाँ पे वो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो फिर हमने उनको गाइड करना है कि आप लोगों ने किस तरह
उस कल्चर को फेस करना है। तो ये इंट्रोडक्शन टू साइकाट्रिक नर्सिंग का यूनिट था। चूँकि ये मुश्किल होता है इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करनी होती है। आप लोगों का जहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नर्सिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी नर्सिंग इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, एलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी लेक्चर हैं, उसके लिए आप लोग हमारा चैनल देख सकते हो। ओके, थैंक यू।